नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकार के बारे में कि सरकार हम किसे कहते हैं या क्या होती है, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं या सरकार के संगठन क्या क्या हैं, और हम बात करेंगे सरकार के प्रकार कितने होते हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि सरकार कितने स्तर पर काम करती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था राष्ट्र और राज्य का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में, और जिसमें हमने पढ़ा था जो होते हैं राज्य जो होता है जिसको इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, इसके 4 अंग या तत्व होते हैं। पहला होता है निश्चित भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा सरकार होती है और चौथा होती है संप्रभुता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है संप्रभुता होती है, जिसके बारे में हम कल चर्चा किए थे। 2 के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके थे, और आज हम राज्य के तीसरे अंग सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो राज्य का तीसरा अंग सरकार होती है, तो सरकार को इंग्लिश में हम गवर्नमेंट बोलते हैं। अब हम बात करें सरकार क्या होती है या किसे कहते हैं, तो सरकार कई संस्थाएं होती हैं, उन सभी को मिलाकर हम सरकार बोलते हैं। अब यह काम क्या करती है, यह सभी संस्थाएं मिलकर उस देश के जो नागरिक होते हैं उनके विकास और कल्याण के लिए काम करती हैं। ठीक है, तो इन सभी जो संस्थाएं होती हैं उनको सामूहिक रूप से हम सरकार बोल देते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी होगी, संस्थाओं का ऐसा समूह जो नागरिकों के विकास एवं कल्याण के लिए उन पर शासन करने का काम करती है, उसे हम सरकार बोलते हैं। अब ये संस्थाएं क्या होती हैं इसके बारे में बात करेंगे अभी, लेकिन बात आती है सरकार का काम होता है नागरिकों का विकास करना और उनका कल्याण करना। अब नागरिकों का विकास और कल्याण करने के लिए बहुत से काम करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे देश की जो सीमा रेखा होती है या देश की जो सीमा होती है वह सुरक्षित रहे, उसकी रक्षा की जा सके, यह इस काम की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही हम जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका विकास या कल्याण हो सके, तो कल्याण के लिए हमें कल्याणकारी योजनाओं के संचालन की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही हमको काम करना पड़ेगा उनके विकास के लिए, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको खाने की सुविधाएं मिलेंगी तभी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है, उसके लिए स्कूल खोलती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है, उसके लिए सरकार जो होती है अस्पतालों का निर्माण करवाती है, डॉक्टरों की भर्ती करती है। हम बात करते हैं लोगों के आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण करती है ताकि लोग आ जा सकें, व्यापार कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, परिवहन की व्यवस्था को दुरुस्त करती है। ऐसे सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, और इतने कामों को अभी कुछ कामों की बात हमने की है, और इतने कामों को कोई एक व्यक्ति नहीं देख सकता या कोई एक संस्था नहीं देख सकती। इसीलिए अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के संस्थाओं की जरूरत पड़ती है, और जो ये संस्थाएं होती हैं अलग अलग प्रकार के काम करती हैं। जैसे हमको मैं बात कहूँ कि किसी को गरीबी दूर करनी हो या जो गरीबों का कल्याण करना हो, तो कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो कानून बनाने के लिए एक संस्था होगी। ऐसे ही इन संस्थाओं को जो कानून बना है, उनका जो कल्याणकारी योजनाओं का कानून बना है उसके क्रियान्वयन या उसको लागू करवाने के लिए भी एक संस्था की जरूरत पड़ेगी। और यदि इनमें कोई विवाद हो जाता है या हो सकता है कि कार्यपालिका उसको अच्छे से लागू ना करा पाए या लागू भी कराए तो किसी अन्य जनता का जो नागरिक होते हैं उनका नुकसान कर दे, तो उसके लिए जो विवाद होंगे, झगड़ा होंगे, उसको निपटाने के लिए भी एक संस्था की जरूरत पड़ेगी। या हम ये भी हो सकता है एक चौथी संस्था भी होती है जिसको हम मीडिया बोलते हैं, जो आम जनता की जो आम नागरिक होते हैं उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है और सरकार की पॉलिसी को आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं जनता और सरकार के बीच जो मीडिया होती है मीडिएटर का काम करती है, सेतु का काम करती है। इसीलिए मीडिएटर से मीडिया सब निकाल कर मीडिया बना है। ठीक है, ये तो बात रही उसके लिए। तो इतने सारे काम करने के लिए जिससे नागरिकों का विकास हो सके या उनका कल्याण हो सके, इसके लिए कई प्रकार की गतिविधियों को करने की जरूरत पड़ेगी, और इसे कोई भी एक इंसान या एक संस्था नहीं कर सकती। तो इसके लिए अभी हमने बात किया था कई संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। जैसे सरकार की संस्थाएं क्या होती हैं, जो अलग अलग काम के लिए बनी होती हैं उन्हें हम संस्थाएं कहते हैं, और इसमें कई लोग शामिल होते हैं, काम करते हैं। इन्हें सरकार के हम अंग भी बोलते हैं, या हम बात करते हैं सरकार के संगठन भी बोलते हैं कि किस किस चीज़ से मिलकर सरकार बनी होती है। तो सरकार की संस्थाएं, अंग या संगठन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। अब हम बात करेंगे विधायिका के बारे में।
विधायिका हम कहते किसे हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। जैसे सरकार होती है, ठीक वैसे हम सरकार की तुलना सरकार इज इक्वल टू अपनी शरीर हम कह सकते हैं। जैसे सरकार बहुत सारे काम करती है, वैसे ही हमारी शरीर कई सारे काम करती है, ठीक है। तो जैसे सरकार के कई अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के भी कई अंग होते हैं, जैसे नाक, कान, मुंह, आँख, हाथ, पैर, ये सब होते हैं और सबके काम अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से हमारे हाथ जो अंग है, इसका काम होता है लिखना, पढ़ना, कोई काम करना, ठीक इस प्रकार से हम हाथ से काम करते हैं। पैर चलने का काम करते हैं, आँख जो होती है देखने का काम करती है, कान जो होता है सुनने का काम करते हैं, या मुँह जो होते हैं बोलने के काम आते हैं। ठीक इसी प्रकार से सब जो शरीर के अंग होते हैं उनका काम बटा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से सरकार के जो अंग होते हैं उनका भी काम अलग अलग बटा हुआ है। इनका नाम होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव बोलते हैं या लेजिस्लेचर भी हो सकता है। हम बात करते हैं जो विधायिका होती है, नाम से ही क्लियर है, विधायिका यानी विधि बनाने से संबंधित हो। जो विधि का मतलब होता है कानून। हम बात करते हैं जो विधि या कानून का निर्माण करने का काम करती है जो संस्था, उस संस्था को हम बोलते हैं विधायिका। भाई जब विधि या कानून का निर्माण कर सकती है तो जो पुरानी विधियां हैं या कानून है उनमें संशोधन कौन करेगा, तो संशोधन करने का काम भी यही संस्था करती है, उसको बदलने का काम भी यही संस्था करती है। जाहिर सी बात है समय के साथ कुछ कानून पुराने हो जाते हैं और कुछ कानून नए हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी या चीज़ें आगे बढ़ती हैं, समाज बदलता है और उसी के अनुसार हमको कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी के सभी काम विधायिका करती है, ठीक है। अब विधायिका में एक कौन लोग होते हैं जो इस संस्था में, एक संस्था है या एक अंग है, कौन से लोग होते हैं जो यह काम करते हैं। तो जो चुनाव होता है देश के स्तर पे, जो सांसद का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, तो हर संसदीय क्षेत्र से एक जो एमपी चुनकर वहाँ के जो नागरिक होते हैं भेजते हैं संसद में, ठीक। तो जो हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जो आम जो जनता होती है चुनकर भेजती है संसद में, ऐसे ही पूरे देश के सभी संसदीय क्षेत्र से मिलाकर जो प्रतिनिधि संसद में जाते हैं, या राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, जो वहाँ पे जाते हैं और जाने के पश्चात जब हम चुनाव होता है तो चुनाव का मतलब ही होता है हम अपने जो निर्णय लेने का अधिकार अपने प्रतिनिधि को दे दिए हैं जो हमारे क्षेत्र से चुना गया है। अब हमारे बिहाफ पे हमारे लिए वह निर्णय करेगा, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र में सभी का वहाँ पे पहुँच पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए कुछ लाखों जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है और उस प्रतिनिधि को उस क्षेत्र से चुनकर संसद में भेज दिया जाता है और वह जाकर आम जनता के लिए जहाँ से चुना गया है उसके लिए कानून बनाता है या विधि बनाता है। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो होती है, जो चुनकर जाते हैं पूरे इंडिया के लेवल से, उनकी जो राष्ट्रीय स्तर पर सभा होती है उसे हम बोलते हैं विधायिका। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आती है और यह जनता की तरफ से या जनता के बिहाफ पर उनके राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, उनके संदर्भ में निर्णय लेते हैं, उसे हम कहते हैं विधायिका, ठीक है। दूसरी संस्था जो होती है कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका जाहिर सी बात है, जो नाम से ही मालूम हो रहा होगा, कार्यों का पालन करवाने वाली या ऐसी संस्था जो कार्य और पालिका का काम करे, कार्य को कराने वाले का या कार्य का पालन करवाए, उसे हम कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। अब किसका पालन करवाना है, जो विधायिका ने जो कानून बनाए हैं, जो कानून बनाया है या जो विधि बनाया है, उन कानूनों का पालन कौन करवाएगा कि जो कानून बने हैं उसके बिहाफ पे शासन चल रहा है कि नहीं, उन कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं, यह काम कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कानून बनाने के अलावा, जो कानून बन गया है उसका पालन होने के अलावा ऐसे बहुत से काम होते हैं जो डेली बिहाफ पे किए जाते हैं, रोजमर्रा के काम होते हैं। या हो सकता है ऐसे भी हो सकता है जैसे कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो उस संदर्भ में भी किसी को कुछ काम करने की जरूरत पड़ेगी कि आपदा से हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उस संदर्भ में हम नीति बना सकते हैं, कैसे हम फैसले ले सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जिस संस्था की जरूरत होती है जो रोजमर्रा के काम में से संबंधित फैसले करता है या निर्णय लेता है, उसे हम बोलते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो इसका काम होता है रोजमर्रा के काम से संबंधित नीति बनाना या फैसले लेना, एवं जो कानून होते हैं इन कानूनों को लागू करवाना या इनको मनवाना हम कह सकते हैं, जो आम जनता से मनवाने का काम करें, तो यह काम कार्यपालिका करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी
दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि अस्थायी कार्यपालिका जो होती है यह अस्थायी होती है, इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। और अस्थायी कार्यपालिका जो होती है यह अस्थायी होती है, इसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए अस्थायी कार्यपालिका को हम बोलते हैं राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका। अब ये अस्थायी क्यों होती है? जब जो नेता होते हैं इसमें अस्थायी कार्यपालिका में होते हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का ही होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि 5 वर्ष से पहले ही सरकार गिर जाती है तो यह कार्यपालिका भंग हो जाती है, हट जाती है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी के सभी राजनेता होते हैं, इसलिए इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। इसमें जो होते हैं लोक सेवक होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, जो अधिकारीगण होते हैं वे इसमें होते हैं। और ये सभी अस्थायी कार्यपालिका जो होती है अस्थायी कार्यपालिका के निर्देश पर काम करती है। जैसा अस्थायी कार्यपालिका कहेगी ठीक वैसा ही अस्थायी कार्यपालिका को करना पड़ेगा। यानी जो अधिकारी होते हैं, जो IAS या IPS जो भी होते हैं, ये किसके, नेताओं के अंडर में काम करते हैं या नेताओं को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ये अस्थायी जो नेता होते हैं इनको आदेश देते हैं कि ऐसा करो, और कोई सलाह लेनी हो, कुछ काम करना हो तो ये इनको सलाह देने का काम करते हैं। लोक सेवक सलाह किसको देते हैं? जो नेतागण होते हैं उनको। लेकिन बात ये आती है जो राजनेता होते हैं कम पढ़े लिखे हैं, ठीक, कम पढ़े लिखे हैं, बहुत से होते हैं, बहुत कम ही होंगे जो बहुत अच्छा खासा पढ़े लिखे होंगे, कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी जो अच्छे जो लोक सेवक होते हैं अधिक पढ़े लिखे हैं, तो इनके अंडर में इनको काम क्यों करना पड़ता है? तो लोकतंत्र की एक विशेष बात होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है जो आम जनता होती है उसका शासन, ठीक है, या लोकतंत्र की इच्छाओं को पूरा करना, या आम जनता की इच्छाओं को पूरा करना, ठीक। तो जो राजनेता होते हैं यह इनको आम जनता चुनकर भेजती है, जो आम जनता होती है वह चुनकर भेजती है, और इनका बाकायदे इनकी जो लोक सेवक होते हैं इनकी नियुक्ति होती है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। तो लोग किसको चुनकर भेज रहे हैं? लोग एक नेता को चुनकर भेजते हैं, और लोगों के से नजदीक कौन होता है? नेता ही लोगों से नजदीक होता है, और लोगों के प्रति जवाबदेह कौन है? नेता ही होता है। अगर कोई खराब काम भी हो तो भुगतना किसको पड़ेगा? नेता को, और अच्छा काम भी हो तो भुगतना किसको पड़ेगा? नेता को। क्योंकि अगर ये जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाता है, उनके कहे अनुसार नहीं चलता है, तो अगले जो 5 साल बाद फिर से चुनाव आएगा, फिर से या कहीं से उठेगा अगर, तो इसको आम जनता इसको जिताएगी नहीं, इसको क्या करेगी? हरा देगी। इसीलिए यह आम जनता के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो ये तो रही जो कार्यपालिका की बात। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो न्यायपालिका होती है उसके बारे में। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग होती है, ठीक है। अब न्यायपालिका एक नाम से ही मालूम हो रहा होगा, इसको इंग्लिश में जुडिशियरी बोलते हैं। न्यायपालिका जो है न्याय का काम करती है, ठीक है। अब न्याय क्या होता है? न्याय यही होता है जहाँ किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, उसे ही कहते हैं हम न्याय। भेदभाव का मतलब होता है जैसा कानून बना हो, बनाया किसने? विधायिका ने, वैसे उसी के अनुसार शासन, उसका पालन कौन करे? कार्यपालिका करे, उसको लागू करवाए और उसी के अनुसार शासन चले, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो न्यायपालिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी भेदभाव नहीं किया गया है, ठीक। लेकिन अगर कानून बना है सबके लिए एक समान, और कोई अरबपति है किसी गरीब का शोषण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कानून तो सबके लिए समान होता है। अगर कार्यपालिका इसका पक्ष लेती है अरबपति का, तो गरीब जो है कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा कि भाई साहब हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्यायपालिका क्या करेगी? जो आपके जज होते हैं वे क्या करेंगे? इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। या ये भी हो सकता है तो जो कानून है इनको सुरक्षित करते, संरक्षण करने का प्रयास करती है, इसको बचाने का प्रयास करती है। जो कानून है यह बचे रहे, इनका अस्तित्व बना रहे। और दूसरा हो सकता है जो न्यायपालिका होती है, जो विवाद होते हैं ना उनको निपटारा करती है, उनका निपटारा करती है, या उनको हल करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है। अब विवाद किसके किसके बीच हो सकते हैं? हो सकता है एक आदमी का दूसरे आदमी से हो सकता है, एक आदमी का जो है का किसी सरकार से हो सकता है। जैसे सरकार किसी का जमीन हड़पने का प्रयास करती है या अधिग्रहण करने का प्रयास करती है और उसको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता है तो कोर्ट जाएगा। तो एक आदमी का सरकार से भी हो सकता है, या राज्य सरकार से भी हो सकता है, केंद्र सरकार से भी हो सकता है।
ऐसे ही हो सकता है दो राज्य आपस में किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे हों तो उनका भी विवाद हो सकता है, या हो सकता है कि किसी राज्य का किसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनसे जो विवाद हो तो इन विवादों का निपटारा करता कौन है? न्यायपालिका करती है। इसीलिए भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष का मतलब क्या है? जो ऐसी न्यायपालिका है भारत की, उसको कार्यपालिका और विधायिका जो होती है उसके अंडर में काम करने की जरूरत नहीं है और वह अपना काम अपने अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है, कोई बाध्यता उस पर नहीं है। ये तो रही बात न्यायपालिका की। लेकिन अगर हम बात करें विधायिका की तो एक बात सुनिएगा, जितने अच्छे सदस्य होंगे इसके, जितने अच्छे जो सदस्य जाएंगे उतने ही अच्छे कानूनों का निर्माण करेंगे। अब जब अच्छे कानून बनेंगे तो जाहिर सी बात है उनका क्रियान्वयन या उनका पालन भी होगा, वो भी अच्छे से होगा। और यदि न्यायपालिका भी अपना काम बिना भेदभाव के करती है तो इसका संरक्षण या इसका निपटारा भी क्या होगा? अच्छे से होगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि हम विधायिका में ऐसे सांसदों का चुनाव करें जो काफ़ी सुलझे हुए हो, काफ़ी जानकार हो और आम जनता की इच्छाओं के प्रति समर्पित हो, और अच्छे होंगे तो अच्छे कानून का निर्माण करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसा कानून बनेगा वैसा ही शासन होगा, तो अच्छा शासन भी होगा और न्यायपालिका अच्छे से काम भी करेगी। लेकिन अगर भ्रष्ट जो नेता होंगे, भ्रष्ट जो विधायिका के मेंबर होंगे तो अच्छे कानून का निर्माण नहीं करेंगे, खराब कानून का निर्माण करेंगे, बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है इसका क्रियान्वयन भी क्या होगा? खराब होगा। और जब क्रियान्वयन ही खराब होगा तो न्यायपालिका में जाने की बात ही नहीं है, न्याय की बात ही खत्म हो जाती है वहीं पे। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे जो सरकार के संगठन से संबंधित या उसके अंग से संबंधित बातें रही। अब हम बात करेंगे जो सरकार होती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सरकार के प्रकार कितने होते हैं? हम बात करेंगे 3 प्रकार की बात करेंगे यहाँ पे। पहले बात करेंगे हम राजतंत्रीय सरकार की, दूसरा बात करेंगे हम लोकतंत्रात्मक सरकार की या लोकतांत्रिक सरकार की, और तीसरा हम बात करेंगे अल्पतंत्रीय सरकार के बारे में बात करने वाले हैं। तो राजतंत्रीय सरकार क्या होती है? ठीक, तो राज प्लस तंत्र, तंत्र का मतलब होता है ए सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम जो पूरे सिस्टम पे राजा का कंट्रोल हो या रानी का कंट्रोल हो। सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे जो विधायिका हो गई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों पे कंट्रोल किसका हो? तीनों पे कंट्रोल किसका हो? राजा का हो या रानी का हो, तो उसे हम बोलते हैं राजतंत्रीय सरकार। यानी विधि भी कौन बनाएगा? राजा बनाएगा या रानी बनाएगी। उसको क्रियान्वित कौन करेगा? राजा या रानी। और जो विधि का, जो न्यायपालिका का काम करेगा कौन? जज का काम कौन करेगा? राजा या रानी। जाहिर सी बात है जब एक इंसान के अंदर सारी शक्तियां होंगी तो हो सकता है कि यह राजा निरंकुश हो जाए या तानाशाह हो जाए। इसीलिए जो पुराने राजा होते थे कुछ को छोड़ दें तो सभी के सभी क्या होते थे? तानाशाह होते थे। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो कार्यपालिका या विधायिका होती है जो मेंबर नहीं होते, मेंबर होते हैं, उनसे सलाह लेते भी हैं, लेकिन उनकी सलाह पे अमल करें यह जरूरी नहीं है। उनकी सलाह पे अमल करते नहीं है। और जो अंतिम निर्णय किसका होता है? राजा या रानी का होता है। इसीलिए जो यह निरंकुश होते हैं और तानाशाह होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात करते हैं जो इसमें आम जनता होती है उसको हम बोलते हैं प्रजा। उसको क्या बोलते हैं? प्रजा। तो जो राजतंत्र की सरकार होती है जिसमें आम जनता, जो उसमें लोग निवास करते हैं उस देश में, उसे हम कहते हैं प्रजा। तो प्रजा का अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? प्रजा हम उसे कहते हैं जिसके पास करने को लिए बहुत कुछ है, कर्तव्य तो बहुत है, लेकिन अधिकार बिल्कुल नहीं है। अधिकार क्या है? बिल्कुल नहीं है। कर्तव्य बहुत है और अधिकार बिल्कुल नहीं है। मतलब करते जाओ और तुम किसी चीज की मांग मत करो। अधिकार का मतलब होता है दावा करना या मांग करना। मांग मत करो, यानी तुम्हारा शोषण ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। उसी को हम बोलते हैं, ऐसे लोगों को प्रजा बोलते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? एक ऐसी सरकार जो बाकायदे लोकतंत्र के अनुसार चलती है। ठीक, तो उसे हम बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। अभी के लिए इतना ही। ठीक, लोकतंत्र के अनुसार चलती है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र होता क्या है? एक लाइन में समझे तो लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। पूरे के पूरे शासन पे किसका अधिकार हो? लोगों का अधिकार हो। ठीक, तो इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं, लोगों का शासन। ये क्या है?
लोकतंत्र है। इसको हम बहुत ही विस्तार से 1-2 दिन बाद इसको पढ़ेंगे। लोकतंत्र एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और इसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लेकिन एक बात है, इसमें लोगों का शासन होता है, ठीक। और यह लोगों का शासन क्यों होता है? इसके लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। किसका? अभी हम विधायिका में बात किए थे। इसके लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, इसीलिए इसे हम प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं। लोकतंत्र को प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आम जनता होती है उसे हम बोलते हैं नागरिक। और जो नागरिक होते हैं उनके राइट्स तो होते ही होते हैं और साथ ही कुछ ड्यूटी, कुछ कर्तव्य भी होते हैं। लेकिन राजतंत्र में केवल कर्तव्य थे, अधिकार कुछ भी नहीं थे। और लोकतंत्र में अधिक करने के लिए भी है बहुत कुछ और पाने के लिए भी है बहुत कुछ। इसीलिए यहाँ की जनता को हम क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। और अल्पतंत्री सरकार क्या होती है? तो ऐसी सरकार अल्प अपरस तंत्र, जो पूरे के पूरे तंत्र पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उस पर अल्प लोगों का या कम लोगों का या कुछ लोगों का शासन हो, तो ऐसी सरकार को हम बोलते हैं अल्पतंत्री सरकार बोलते हैं। ये तो रही बात सरकार के प्रकार की। अब हम बात करेंगे सरकार के 3 स्तर के बारे में। एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार और एक होती है जो स्थानीय सरकार। इसके बारे में हम अगले क्लास में बात करने वाले हैं। जैसे ट्रेनों में 2 टियर 3 टियर होता है, तो वैसे ही यहाँ के सरकार के स्तर पे हम 3 स्तर पे काम करते हैं, ठीक। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसके बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।